हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पढ़ाई मिनिया। और आज हम आपके साथ लेकर आए हैं पार्ट 3 यूपी पीजीटी कॉमर्स का 2016 का पेपर, जिसका एग्ज़ाम हुआ था 1 Feb 2019 को। तो अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, ये आपके पीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे आगे के क्वेश्चंस। अभी तक हम लोगों ने 60 क्वेश्चंस कवर किए थे और आज हम फॉरवर्ड बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए 61 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 61 क्वेश्चन ये कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, आपको एक डाटा दिया है, उसमें से पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है। पीवी रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पीवी रेशियो क्या होता है? पीवी रेशियो होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसके दो फॉर्मूले होते हैं जो मेनली आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो है PV रेशियो इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। पहला फॉर्मूला आपको ये माइंड में ध्यान रखना है कि PV रेशियो कैसे निकलेगा, कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है। कंट्रीब्यूशन निकलता है सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर फिर कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। और ये तो पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला भी ध्यान रखना है क्योंकि हर बार डाटा आपको पूरा नहीं मिलेगा। तो चेंज इन प्रॉफिट एक फॉर्मूला क्या होता है, इसे मैं थोड़ा सा और जगह लेकर बताती हूँ। पीवी रेशियो का अनदर इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो है वो है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। प्रॉफिट में जो चेंज आया है और सेल्स में जो चेंज आया है इनटू 100 करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको सेल्स दिया है और प्रॉफिट दिया है। एक सेल्स और प्रॉफिट दिया है 2017 का और एक दिया है 2018 का। तो देखिए क्या क्या चेंज आया है। सबसे पहले ऑब्जर्व करिए प्रॉफिट में कितना चेंज आया है। तो प्रॉफिट 5000 से 10,000 हो गया। इसका मतलब प्रॉफिट में 5,000 रुपये इंक्रीमेंट हुआ है। प्लस का है क्योंकि प्रॉफिट आपका बढ़ा है 2018 में। अगर प्रॉफिट कम हुआ होता तो माइनस का साइन आता। नेक्स्ट हम देखते हैं सेल्स जो है वो भी क्या हो गई हैं, बढ़ी हैं। तो सेल्स पहले थी 50,000, फिर कितनी हो गई 75,000। तो कितने का इंक्रीमेंट आया है, 25,000 का इंक्रीमेंट आया है। फॉर्मूला क्या था, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। ये मिस नहीं करना है। अब आप इसे सॉल्व करिए। सॉल्व करने पर आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 5। तो 100 डिवाइड बाई 5 क्या होगा, 20%। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया, पीवी रेशियो कितना आया, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्लासीफाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स को कॉलेज के जो छात्र हैं, मतलब जो छात्र हैं महाविद्यालय के, उसे आपने दो वर्गों में वर्गीकृत किया है। एक है ग्रामीण और एक है शहरी। तो आपने जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के उन्हें क्लासीफाई किया है, एक रूरल में और एक अर्बन में। तो जब आप एरिया वाइज, ये आप कैसे कर रहे हो, अर्बन वाइज और एरिया वाइज, तो ये कैसा है, अर्बन और रूरल एरिया वाइज है, तो इसे हम बोलेंगे ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन का मतलब है जब आप डाटा को क्लासीफाई करते हो एरिया के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए आपने सिटी वाइज एरिया को या डाटा को क्लासीफाई किया है, हो सकता है आपने सिटी वाइज किया हो, स्टेट वाइज किया हो, डिस्ट्रिक्ट वाइज किया हो या फिर कंट्री वाइज किया हो, तो इसे बोलते हैं ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। एक होता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, जब आप डाटा को क्लासीफाई करते हो, जब डाटा कैसा होता है, एट्रीब्यूट्स वाला होता है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसमें, जैसे ऑनेस्टी हो गया, ब्यूटी हो गया, इंटेलिजेंस हो गया। तो वो जो डाटा होता है वो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन वाला होता है। क्वांटिटेटिव का मतलब जब जैसे कि मान लीजिए वेट दिया है, हाइट दिया है और प्राइस दिया है, इनकम दिया है, जिसे आप क्वांटिटी के फॉर्म में, नंबर्स के फॉर्म में शो कर सकते हो, तो उसका जो क्लासिफिकेशन होता है उसे क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन है सी वाला। नेक्स्ट है इफ़ इन अ ईयर, किसी साल जो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट दिया हुआ है गवर्नमेंट का वो 3 लाख करोड़ दिया है और रेवेन्यू डेफिसिट कितना दिया है, 1.5 लाख करोड़, और इंटरेस्ट की पेमेंट दी है 80,000। तो आपको प्राइमरी डेफिसिट निकालना है। प्राइमरी डेफिसिट निकालने से पहले आपको फिस्कल और प्राइमरी पता होना चाहिए। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर्स
माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। ठीक है, यहाँ पर एक्सक्लूड हम किसे कर रहे हैं, बोरोइंग्स को। फिस्कल डेफिसिट क्या शो करता है कि गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं वो ज़्यादा हैं, जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो क्या है, ज़्यादा है टोटल रिसीट से। लेकिन यहाँ पर टोटल रिसीट्स में से हम बोरोइंग्स को क्या करते हैं, हटाते हैं। बोरोइंग्स क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। फिस्कल डेफिसिट का ये फॉर्मूला है। तो अगर गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट से बचना है या इस सिचुएशन को कहीं ना कहीं इम्प्रूव करना है तो वो कैसे कर सकती है, तो उसे दो तरीके से कर सकती है। पहला तरीका क्या है, बोरोइंग्स के थ्रू। बोरोइंग्स मतलब कि वो कहीं से बोरो कर ले, चाहे तो कमर्शियल बैंक से ले ले या फिर पब्लिक से ले ले या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ले ले या फिर फॉरेन गवर्नमेंट से ले ले। तो पहला तरीका क्या है, बोरोइंग करना। दूसरा तरीका क्या है, डेफिसिट फाइनेंसिंग का। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब है कि प्रिंटिंग करना न्यू करेंसी। वो आरबीआई को बोले कि आप और करेंसी को प्रिंट करो सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट में। तो ऐसे भी ये फिस्कल डेफिसिट को गवर्नमेंट ठीक कर सकती है, लेकिन इन दोनों तरीके के नुकसान भी हैं। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। तो फिजिकल डेफिसिट क्या इंडिकेट करता है, ये टोटल बोरोइंग भी इंडिकेट करता है गवर्नमेंट की। अब बात करते हैं प्राइमरी डेफिसिट के बारे में। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकलता है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट जो होता है वो करंट ईयर का लेते हैं और इंटरेस्ट पेमेंट जो लेते हैं वो प्रीवियस बोरोइंग्स की लेते हैं। यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि फिस्कल डेफिसिट करंट ईयर का होना चाहिए और इंटरेस्ट पेमेंट जो होनी चाहिए वो प्रीवियस बोरोइंग्स की होनी चाहिए। ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि जो गवर्नमेंट के खर्चे हैं, टोटल फिस्कल डेफिसिट क्या है, जो गवर्नमेंट ने बोरोइंग्स करी हुई हैं टोटली, उनमें से वो कितना इंटरेस्ट पेमेंट के लिए लगा रहा है। मान लीजिए कि 100 रुपये जो हैं वो कंपनी ने बोरो करे हुए हैं, उसमें से 80 रुपये जो हैं वो इंटरेस्ट की पेमेंट में लगा रहा है, तो बाकी पैसा जो है बचा वो कहाँ खर्चा करेगी गवर्नमेंट, तो ये वो इंडिकेट करता है। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है फिस्कल डेफिसिट 3 लाख करोड़ और इंटरेस्ट पेमेंट दिया है 80,000। तो 3 लाख माइनस 80,000 करेंगे तो आपका आ जाएगा 2,20,000 करोड़। तो प्राइमरी डेफिसिट निकल आएगा 2,20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। जब आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो डुअल एस्पेक्ट पे, डुअल एस्पेक्ट का मतलब कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक क्रेडिट होता है एक डेबिट होता है। तो ये कौन से पे बेस्ड है, ये डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, जिसे हम मेजरेबिलिटी कंसेप्ट भी बोलते हैं। कंसेप्ट से बहुत क्वेश्चंस बने हैं, तो थोड़ा अच्छे से आप कंसेप्ट पढ़ के जाइएगा, अकाउंटिंग कंसेप्ट। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है कि जो भी आप केवल उन ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करोगे जिसे आप मनी के फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, तो मनी मेजरेबिलिटी कंसेप्ट क्या बोलता है, मनी मेजरेबिलिटी जो कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग दोज ट्रांजैक्शन शुड नॉट बी रिकॉर्डेड। उन ट्रांजैक्शंस को आपने रिकॉर्ड नहीं करना है जिसे आप मॉनेटरी वैल्यू में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जिसे मनी के फॉर्म में आप शो नहीं कर सकते हो, आपको उसे रिकॉर्ड नहीं करना है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया है। हेल्थ ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, क्या आप कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर की हेल्थ को मनी के फॉर्म में दिखा सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। तो क्वालिटी ऑफ कंपनी गुड्स, क्वालिटी की बात कर रहा है, क्वांटिटी की नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं। वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी तो किस फॉर्म में होगी, मनी के ही फॉर्म में होगी ना। आपने प्लांट और मशीनरी की वैल्यू की बात कर रहा है, तो वैल्यू की बात कर रहा है तो वो क्या है, आपका मॉनेटरी फॉर्म में है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी वाला। संयंत्र और मशीनरी का मूल्य मुद्रा मापन अवधारणा के अनुसार इसे पुस्तकों में दिखाया जाएगा।
नेक्स्ट है बिल ऑफ लेडिंग कब इशू किया जाता है, किसके द्वारा इशू किया जाता है, तो जहाजी बिल्टी जो है वो निर्गत की जाती है जहाजी कंपनी के द्वारा, शिपिंग कंपनी के द्वारा इशू की जाती है। इसका राइट ऑप्शन है ए। बिल ऑफ लेडिंग और चार्टर पार्टी, चार्टर पार्टी जो होता है इसका मतलब जब आप पूरे शिप को हायर कर रहे हो, और बिल ऑफ लेडिंग कब इशू किया जाता है जब एक्सपोर्टर जो होता है उसके गुड्स जो होते हैं वो बहुत थोड़े ही होते हैं, तो वो पूरा शिप ना हायर करके और भी गुड्स होते हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके साथ ही वो अपना गुड्स भी क्या कर देता है, लोड करवा देता है। तो ये होता है बिल ऑफ लेडिंग, मतलब इशू की जाती है शिपिंग कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं अब प्रोस्पेक्टस। एक प्रोस्पेक्टस है, प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है, पब्लिक को इनवाइट करना। फॉर इनवाइटिंग सब्सक्रिप्शन, मतलब प्रोस्पेक्टस के थ्रू इनवाइट किया जा रहा है सब्सक्राइब करने के लिए शेयर्स और डिबेंचर्स को। इसे केवल और केवल कौन इशू कर सकता है, तो इसे केवल और केवल पब्लिक कंपनी ही इशू कर सकती है। तो प्राइवेट कंपनी क्या इसे इशू कर सकती है, बिल्कुल भी नहीं, प्राइवेट कंपनी इशू नहीं कर सकती है। अगर हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनी के बारे में तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखनी है कि किस सेक्शन में प्राइवेट कंपनी के बारे में बताया गया है, तो सेक्शन 268 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 268 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में प्राइवेट कंपनी के बारे में बताया गया है। प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 1 लाख रुपए, लेकिन ये प्रोविज़न हटा दिया गया है कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। और पब्लिक कंपनी के लिए कितनी होनी चाहिए, 5 लाख रुपए। तो अगर बात करें प्राइवेट कंपनी जो है वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, मतलब इसका जो राइट होता है शेयर्स को ट्रांसफ़र करने का वो कहीं ना कहीं लिमिटेड होता है, कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड होता है, और ये पब्लिकली इनवाइट भी नहीं कर सकती है प्रोस्पेक्टस इशू करके। तो ये 2 रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगाए जाते हैं। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने होने चाहिए, तो प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए 2, और पब्लिक कंपनी के लिए कितने होने चाहिए, पब्लिक कंपनी के लिए होने चाहिए 7। क्या पब्लिक में कोई मैक्सिमम लिमिट है, बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है पब्लिक कंपनी के लिए। प्राइवेट कंपनी के लिए कुछ मैक्सिमम लिमिट है, येस ऑफ कोर्स है। तो प्राइवेट कंपनी के लिए जो मैक्सिमम लिमिट है कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से वो है 100 मेंबर्स। तो 100 मेंबर्स से ऊपर नहीं होने चाहिए प्राइवेट कंपनी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 मिनट, इसमें जो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसमें मैक्सिमम जो होते हैं वो 200 होते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस चीज़ को प्लीज़ रेक्टिफाई कर लीजिएगा। जो प्राइवेट होते हैं उनमें मैक्सिमम कितने होते हैं मेंबर्स, 200 मेंबर्स होते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, और पब्लिक कंपनी में कोई भी लिमिट नहीं है। नेशनल इनकम को हम कैसे मेजर करते हैं, तो नेशनल इनकम को हम मेजर करते हैं इन तीनों ही मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू भी, इनकम मेथड के थ्रू भी, और प्रोडक्शन मेथड के थ्रू भी। इसका राइट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव। लेकिन ये याद कैसे रखेंगे, देखिए एक बहुत अच्छा तरीका है। जैसे कि मान लीजिए आपने कुछ प्रोडक्शन किया, ठीक है, आपने क्या किया, कुछ प्रोडक्शन किया, तो उस प्रोडक्शन के लिए आपको क्या चाहिए होते हैं, फैक्टर्स चाहिए होते हैं प्रोडक्शन के। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब आपको लैंड चाहिए है, लेबर चाहिए है, कैपिटल चाहिए है, तो ये सब चाहिए होता है। अब आप क्या करते हो, इनकी क्या करोगे, पेमेंट करोगे। भाई जो आपको, अगर मान लीजिए आपने लेबर यूज़ कर रहे हो तो लेबर को आपको क्या देना पड़ेगा, वेजेस देने पड़ेंगे। लैंड के लिए क्या देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। कैपिटल के लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, इनकी पेमेंट करोगे, है ना। तो आप जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके बदले में आपको पेमेंट करनी है। तो जब आप पेमेंट करोगे तो जिसको पेमेंट करोगे उसको क्या होगी, इनकम होगी। फिर वो उस इनकम को क्या करेगा, आगे जाके खर्च करेगा। तो इसका मतलब वो क्या करेगा, एक्सपेंडिचर करेगा। किस में एक्सपेंडिचर करेगा, गुड्स और सर्विसेज को खरीदने में खर्चा करेगा। तो फिर वही प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। मतलब ये जो साइकिल है ये कॉन्टिन्यूसली क्या होती रहती है, चलती रहती है। तो ये 3 मेथड हो गए। प्रोडक्शन मेथड को हम और किस नाम से जानते हैं, आउटपुट मेथड के नाम से भी जानते हैं, और इसे हम वैल्यू एडेड मेथड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत अलग अलग नाम है जो हो सकता है आपको कंफ्यूज करें। तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के जो 3 मेथड्स होते हैं, प्रोडक्शन, इसे आउटपुट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड भी बोला जाता है। इनकम मेथड को और क्या बोला जाता है, फैक्टर पेमेंट मेथड।
क्योंकि ये फैक्टर की पेमेंट हो रही है। और एक्सपेंडिचर को क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है इनकम डिस्पोजल मेथड। नेशनल इनकम को कौन एस्टिमेट करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका जो राइट है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लॉन्ग रन में जो कॉस्ट है और आउटपुट है उसके बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है रिटर्न टू स्केल में। देखिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में क्या होता है, लॉन्ग रन में आप सभी फैक्टर्स को चेंज कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट रन में आप केवल और केवल वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकते हो। आप शॉर्ट रन में क्या कर सकते हो, केवल और केवल लेबरर्स को बढ़ा सकते हो, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, मतलब जो शॉर्ट रन के टाइम आप फिक्स्ड फैक्टर्स को इंक्रीज़ नहीं कर सकते कि आप सोचो कि लैंड बढ़ा लो, तो वो नहीं हो सकता। शॉर्ट रन में जो आप निकालते हो वो क्या होता है, रिटर्न टू फैक्टर बोलते हैं उसे। और लॉन्ग रन में क्या निकलता है, रिटर्न टू स्केल। क्योंकि लॉन्ग रन में जो फिक्स कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि लॉन्ग रन में आप दोनों ही फैक्टर्स को चेंज कर सकते हो, वेरिएबल कॉस्ट को भी चेंज कर सकते हो, फिक्स्ड कॉस्ट को भी चेंज कर सकते हो, इसलिए सब इक्वल हो जाती हैं लॉन्ग रन में आकर। तो रिटर्न टू स्केल निकलता है लॉन्ग रन में और शॉर्ट रन में आपका निकलता है रिटर्न टू फैक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। या फिर इसे रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर भी बोलेंगे जो शॉर्ट रन वाला है, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को ही चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस थ्योरी दैट सप्लाई जो है वो अपनी डिमांड खुद क्रिएट करती है, इस वजह से फुल एम्प्लॉयमेंट होना एक नेचुरल सिचुएशन है। ये किससे रिलेटेड है, ये सेज लॉ से रिलेटेड है। ऐसा कैसे कि सप्लाई अपनी डिमांड खुद क्रिएट करेगी, क्योंकि अगर आपने मान लीजिए प्रोडक्शन किया तो उस प्रोडक्शन के लिए आप उसकी पेमेंट करोगे, जो आप फैक्टर्स यूज़ कर रहे हो प्रोडक्शन के। तो जब आप उस चीज़ की पेमेंट करोगे तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, फिर लोग उसे क्या करेंगे, फर्दर खर्च करेंगे या डिमांड करेंगे, तो फिर आपका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो ये जो साइकिल है ये चलती रहती है। तो ये सेज लॉ में बोला गया है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे कई बार सिर्फ एक ही लाइन दे दी जा सकती है कि ये किस लॉ में बोला गया है। इसे लॉ ऑफ मार्केट भी बोला जाता है। तो ये किसने बोला है, सेज लॉ ने बोला है कि सप्लाई जो है वो अपनी डिमांड खुद क्रिएट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्लासिकल थ्योरी जो है एम्प्लॉयमेंट की, उसके हिसाब से जो डेविएशन है स्टेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट का वो क्या होगा। देखिए जो कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स थ्योरी है, रोजगार का जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है वो ये बताता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में जो पूर्ण रोजगार है, मतलब जो फुल एम्प्लॉयमेंट है, वो कैसी स्थिति है, वो सामान्य स्थिति में पाया जाता है। मतलब जो फुल एम्प्लॉयमेंट है वो एकदम नॉर्मल है। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो एडम स्मिथ हैं वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ही थे। तो उनका क्या मानना था क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में जो पूर्ण रोजगार है, जो फुल एम्प्लॉयमेंट है, वो कैसा है, वो सामान्य स्थिति पाई जाती है, मतलब नॉर्मल पाया जाता है। और अगर इसमें विचलन आता है, कोई भी डेविएशन आता है, तो वो क्या शो करेगा, वो एबनॉर्मल सिचुएशन को शो करेगा, असामान्य स्थिति को शो करेगा, जो पूर्ण रोजगार की ओर अग्रसर होती है। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, प्योरली टेम्परेरी होता है, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सैम्पलिंग द एंटायर पॉपुलेशन को हम सेगमेंट करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप में। पूरी पॉपुलेशन जो है आप उसको सेगमेंट कर रहे हो। सेगमेंट का मतलब क्या है यहाँ पर कि किस प्रतिवचन में, प्रतिचयन में संपूर्ण जन समुदाय पारस्परिक रूप से अपवर्जी समूहों में विभाजित होता है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स में आप बांट रहे हो। पहला है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस का मतलब है कि आपने अपनी सुख सुविधा के हिसाब से सैम्पलिंग करी। मतलब कि मान लीजिए आप ये देखना चाहते हैं कि जो ऑनलाइन स्टडी चल रही है बच्चों की, उस पर बच्चों का क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, कि क्या मतलब कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट आ रहे हैं या नेगेटिव रिज़ल्ट आ रहे हैं, क्या आउटकम निकल रहा है। तो इसके लिए आपने क्या किया, भाई स्कूल्स तो ओपन नहीं है और अब आप कोई स्कूल भी नहीं गए, वहाँ पे टीचर्स के पास भी नहीं गए, तो आपने क्या किया, आपके जो भी एरिया में बच्चे रहते हैं उनको बुलाया और उनसे डाटा कलेक्ट कर लिया। तो ये जो सैम्पलिंग है ये कन्वीनियंट सैम्पलिंग है, क्योंकि आपके सुख सुविधा के हिसाब से आपने सिलेक्ट किया है।
आपको लोकेशन जो थी आपने अपने पास की ले ली, तो ये क्या है, आपकी सुविधा के अनुसार है, तो इसे बोला जाता है सुविधा प्रतिचयन, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग का मतलब कि जब आपने एक फिक्स्ड कोटा सेट कर दिया है कि कम से कम इतना सेगमेंट तो लेना ही लेना है, चाहे वो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं तो उसके हिसाब से आपने बांट दिया है कि इस इनकम लेवल के इतने लोग लेने हैं, इस इनकम लेवल के इतने लोग लेने हैं। इसमें आप क्या कर रहे हो, ग्रुप्स में बांट रहे हो और एक कोटा सेट कर दिया कि इतना तो कम से कम लेना ही लेना है, फिक्स्ड कर दिया। तो ये जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, कोटा सैम्पलिंग, क्योंकि इसमें आप पूरी पॉपुलेशन को अलग अलग ग्रुप्स में बांट रहे हो और कोटा सेट कर रहे हो कि कम से कम इतना तो लेना ही लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं जजमेंट सैम्पलिंग। इसे हम पर्पसिव सैम्पलिंग भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी आप सैंपल सिलेक्ट कर रहे हो वो अपनी जजमेंट के हिसाब से ले रहे हो, आपका बायसनेस है इसमें कहीं ना कहीं कि आप उसको इंक्लूड करना चाहते हो। तो जजमेंट का मतलब आपका निर्णय है इसमें कहीं ना कहीं। नेक्स्ट है स्नो बॉल सैम्पलिंग। स्नो बॉल सैम्पलिंग का मतलब, स्नो बॉल क्या होता है, जैसे ही एक स्नो का बॉल होता है वो रोल करता है तो जितनी भी बर्फ़ होती है ना वो जुड़ती जाती है और वो जो बर्फ़ का गोला होता है वो और बड़ा होता जाता है। ठीक उसी तरीके से होती है स्नो बॉल सैम्पलिंग, मतलब कि जहाँ पर ऐसे लोग हैं जिसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है इन्वेस्टिगेटर के पास, लेकिन इन्वेस्टिगेटर जैसे ही उन लोगों से जुड़ा, उन सैंपल से उसने मतलब अटैच्ड हुआ, तो वो जो सैंपल है वो और लोगों को बताएंगे कि हाँ ये भी आप इनकी भी स्टडी कर सकते हैं। फिर जब उसने उनकी स्टडी करी तो उन्होंने भी बताया कि आप और इन लोगों की स्टडी कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे क्या होता है, और लोग जुड़ते चले जाते हैं। मतलब उसने पहले ग्रुप ने दूसरे वाले को क्या दिया, रेफरेंस किया, तो ऐसे ही क्या होता रहता है और लोग जुड़ते चले जाते हैं और इसे बोला जाता है स्नो बॉल सैम्पलिंग। या तो नॉमिनेट करेंगे या तो रेफरेंस देंगे कि हाँ आप इसे भी अपनी स्टडी में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये होती है स्नो बॉल सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैम्पलिंग एरर जो होता है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, विपरीत अनुपातिक है। तो सैम्पलिंग एरर का मतलब कि वो एरर क्यों एराइज हुआ, क्योंकि आपने सैंपल को सही से सिलेक्ट नहीं किया। मान लीजिए आपके पास 1000 बच्चे थे और आपने सिर्फ 100 बच्चों को सैंपल में लिया, तो ये क्या है, इतने बड़े सैंपल में से सिर्फ 100 बच्चों को आपने लिया, तो ये कहीं ना कहीं सैम्पलिंग एरर एराइज हुआ कि जो भी पॉपुलेशन है जब आप उनमें से सैंपल ले रहे हो तो वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं निकलेगा। तो सैम्पलिंग एरर किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो वो प्रतिचयन आकार के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने सैंपल साइज़ बढ़ा दिया, मान लीजिए इसे 500 कर दिया, तब आपका सैम्पलिंग एरर कम हो जाएगा, क्योंकि अब आपका सैंपल बड़ा हो गया है तो अब उतने एरर्स कम हो जाएंगे। इस वजह से अगर सैंपल साइज़ छोटा था तो सैम्पलिंग एरर्स बढ़ रहे थे। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ही क्या है कि एक बढ़े दूसरा कम हो। तो ये कैसे होगा, सैंपल साइज़ के थ्रू होगा। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरकास्टिंग, किस फॉरकास्टिंग टेक्निक में जो डाटा है वो पास्ट एक्सपीरियंस से एनालाइज किया जाता है, तो वो है टाइम सीरीज़ फॉरकास्ट। टाइम सीरीज़ फॉरकास्ट का मतलब, जैसे कि आपको थोड़ी बहुत हिंट मिल रही है कि टाइम के हिसाब से, टाइम एक श्रेणी में, तो पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से टाइम सीरीज़ फॉरकास्ट किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन है बी वाला। नेक्स्ट है अ रिपोर्ट, एक ऐसी रिपोर्ट जो एक्यूमुलेट करता है। एक्यूमुलेट का मतलब कि इकट्ठा करना, इंफॉर्मेशन, जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो कैसे इकट्ठी हो रही है, इंटायर ऑर्गेनाइजेशन, पूरे संगठन के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो रही है और ये किसका इंटरेस्ट सर्व कर रही है, किसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, आउटसाइडर्स वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये कैसी रिपोर्ट होती है, ये रिपोर्ट होती है एक्सटेंसिव रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को हम क्या बोलेंगे, इस रिपोर्ट को कहते हैं एक्सटेंसिव रिपोर्ट, सॉरी एंटरप्राइज रिपोर्ट, एक्सटेंसिव नहीं एंटरप्राइज रिपोर्ट हम इसे बोलेंगे। और ऑप्शंस को भी हम डिस्कस करते हैं साथ ही साथ में जो आपको दिए हुए हैं। सेकंड है कंट्रोल रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। बजट रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो भी मेन है वो मैं आपको बता रही हूँ, कंट्रोल रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बारे में। तो चलिए देखते हैं, ये जो क्लासिफिकेशन है एंटरप्राइज रिपोर्ट, कंट्रोल रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, इनको क्लासिफाई किया गया है नेचर के हिसाब से।
ठीक है, नेचर के अकॉर्डिंग। तो एंटरप्राइज रिपोर्ट क्या होती है, जब पूरे कंसर्न को पूरा ध्यान में रखकर होल ऑर्गेनाइजेशन को रिलेट करके जब आप रिपोर्ट तैयार करते हो, और वो किसके लिए होती है, बेसिकली आउटसाइडर के लिए होती है, बाहर वालों के लिए होती है, तो ऐसी रिपोर्ट होती है एंटरप्राइज रिपोर्ट। नेक्स्ट है कंट्रोल रिपोर्ट। कंट्रोल रिपोर्ट का मतलब ये वो रिपोर्ट होती है जो मैनेजमेंट की मदद करने के लिए बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो ऑपरेशंस को कंट्रोल कर सके। कंट्रोल का मतलब ही क्या है, कहीं ना कहीं जो ऑपरेशंस हैं उनको नियंत्रित कर सके। ये रिपोर्ट किस लिए बनाई जाती है कि जो आपने स्टैंडर्ड सेट करे हैं क्या वो एक्चुअल परफॉर्मेंस के इक्वल हैं या नहीं, आपकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो स्टैंडर्ड के हिसाब से चल रही है या नहीं चल रही है। अगर उसमें कुछ भी डिफरेंस आ रहा है तो उसको ठीक करने के लिए जो रिपोर्ट तैयार होती है वो रिपोर्ट होती है कंट्रोल रिपोर्ट। फिर है इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट, या इसे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ गई, तो उस प्रॉब्लम के कारण को ढूंढा जाता है, उसे एनालाइज किया जाता है। तो इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जो होती है वो एक प्रॉब्लम की स्टडी करने के लिए होती है कि इसके पीछे के कारण क्या हैं, उसे समझने के लिए। एक विशेष समस्या जब उत्पन्न हो जाएगी और उस समस्या को समझने के लिए जो रिपोर्ट बनाई जाती है उसे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट बोला जाता है। और ऐसी रिपोर्ट रेगुलर नहीं बनती है, बल्कि कुछ इंटरवल्स के बाद बनती है। क्या आपको स्पेसिफिक प्रॉब्लम हर दिन होगी? बिल्कुल भी नहीं। तो इस वजह से ये रूटीन में नहीं होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, एंटरप्राइज रिपोर्ट। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल कब है इंडिया के लिए, मतलब कब था। तो फेवरेबल का मतलब है बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल था इंडिया के लिए 1972 से 73 में और 76 से 77 में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी वाला, 1972 से 73 और 76 से 77 में। अब बात करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल कब होगा। तो फेवरेबल तब होगा जब आपके एक्सपोर्ट क्या होंगे, ज़्यादा होंगे इंपोर्ट से। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल का मतलब क्या है कि जब आपके एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाएंगे इंपोर्ट से, तो इसे हम क्या बोलेंगे, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलेंगे और ट्रेड सरप्लस भी बोलेंगे। लेकिन जब आपका इंपोर्ट ज़्यादा हो जाएगा एक्सपोर्ट से तो उसे क्या बोलते हैं, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड या फिर ट्रेड डेफिसिट। तो इंडिया का अभी तक 2 बार ही जो है वो क्या रहा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल रहा है, 1972 से 73 और 1976 से 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नया पार्टनर एडमिशन हो रहा है और बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। देखिए मान लीजिए पहले बिल्डिंग की वैल्यू थी 50,000 और अब हो गई है 70,000। तो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी बढ़ गई, बिल्डिंग की वैल्यू में जो चेंज आया है वो 20,000 रुपये का आया है। तो ये 20,000 रुपये बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। अगर कोई फ़ायदा होगा, इनकम और गेन होगा तो इसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। हमें यहाँ पर क्या हो गया, फ़ायदा हो गया, भाई बिल्डिंग की वैल्यू 20,000 रुपये से बढ़ गई है तो आपका फ़ायदा हुआ है, तो इसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अगर खर्चा होता या नुकसान होता तो इसको क्या करते, इसको डेबिट कर देते। तो इसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। अब आपकी जो बिल्डिंग है, जो एसेट है, उसकी वैल्यू भी क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो जब एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है तो क्या करा जाता है, डेबिट करा जाता है। तो बिल्डिंग को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, कितने रुपए से, 20,000 रुपये से, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट में तो सिर्फ एसेट की घटी या बड़ी वैल्यू को दिखाया जाता है। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये आपकी जर्नल एंट्री बनेगी। तो अब पूछ रहा है कि आप इसे किस में क्रेडिट करोगे, आपने कहाँ पे क्रेडिट किया है, आपने क्रेडिट किया है रीवैल्यूएशन में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव को लेकर कि कॉस्ट अकाउंटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो होता है लागत का निर्धारण करना, ठीक है, असर्टेन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को असर्टेन करना। फिर है डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, बिक्री मूल्य का निर्धारण करना, डिटर्मिनेशन ऑफ
सेलिंग प्राइस, फिर है कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट को कंट्रोल भी करना, मतलब ऐसा नहीं है कि कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है, कॉस्ट को नियंत्रित भी करना है, लागत को नियंत्रण में भी रखना है। और है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी को भी डिसाइड करना। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, बट जो मेन वाला है वो क्या है, वो है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन देना डिसीजन मेकिंग के लिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है निर्णय प्रक्रिया हेतु प्रबंधन को क्या देना, सूचनाएं प्रदान करना। ठीक है, बाकी सेलिंग प्राइस डिसाइड करना भी होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना भी होता है, वैल्यूएशन भी होता है, लेकिन जो मेन पूछा गया है तो वो है सी वाला। नेक्स्ट है, अगर 10 रुपये का जो शेयर है जिसमें 8 रुपये मांगे गए हैं और 6 रुपये फॉरफिटेड कर लिए गए हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट को किससे डेबिट किया जाएगा। आपको बताया था कि शेयर कैपिटल हमेशा डेबिट होता है कॉल्ड अप अमाउंट से। ठीक है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट को हम हमेशा डेबिट करते हैं किस अमाउंट से, कॉल्ड अप अमाउंट से। हमसे पूछा भी क्या गया है, सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल का पूछा गया है, तो इसे हम डेबिट करेंगे। कॉल्ड अप अमाउंट कितनी है, 8 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीफो मेथड क्या होता है, यूज़ ऑफ लीफो मेथड, लीफो मेथड का यूज़ कब सुटेबल है। पहले तो लीफो मेथड समझते हैं। लीफो मेथड का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसी के जैसे एक और मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं फीफो मेथड। फीफो का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो का मतलब ये एक इन्वेंट्री वैल्यू करने की एक टेक्निक होती है जिसमें जो भी लास्ट में रिसीव होता है आपको स्टॉक ऑफ गुड्स, उसे पहले इशू किया जाता है। ठीक है, जो आपको सबसे लास्ट में रिसीव हुआ है उसे आप क्या कर रहे हो, पहले इशू कर रहे हो, जब आप लीफो मेथड को फॉलो करते हो। और फीफो में क्या होता है, जो आपको पहले रिसीव हुआ है उसे पहले इशू करते हो। ठीक है, तो लीफो मेथड का यूज़ कब किया जाता है, जब आपके प्राइस क्या हो रहे होते हैं, राइज हो रहे होते हैं। और फीफो मेथड का यूज़ कब किया जाता है, जब आपके प्राइजेस क्या हो रहे होते हैं, फॉल हो रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं ऑर्डिनरी पार्टनरशिप फर्म में, तो वो 20 होते हैं। ये पुराना बहुत क्वेश्चन है, अगर बिजनेस के लिए बैंकिंग के लिए पूछा जाएगा तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, 10 होगा। लेकिन अगर कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से पूछा जाएगा तो मैक्सिमम पार्टनरशिप के लिए 100 होगा, प्राइवेट कंपनी के लिए 200 होगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। वैसे तो ये पुराना है, इस वजह से अब तो 100 ही होगा क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, और ये जो आपका चल रहा है ये कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से चल रहा है। और आप देख सकते हैं टीजीटी के पेपर में भी टेबल ए के बारे में पूछा गया जो कि पुराना हो चुका था, तो थोड़ा बहुत पुरानी चीज़ें भी ध्यान रख लीजिए। तो नेक्स्ट है, लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लान एंड मशीनरी टू बी क्लासिफाइड एज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज़। ये वाला क्वेश्चन जो है वो अब चेंज हो चुका है क्योंकि अब इस लिमिट्स को क्या कर दिया गया है, रिवाइज्ड कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को हम लीव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इंडिया में जो सेंसस है वो कंडक्ट किया जाता है, तो वो किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, वो कंडक्ट कराया जाता है रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर के द्वारा। तो इसमें आपको जो ध्यान रखना है कि जो इंडिया में सेंसस होती है वो डिकेड वाइज चलती है 10 ईयर्स में, और जो 2021 की जो सेंसस होना था जो पोस्टपोन हो चुका है ड्यू टू पेंडेमिक, तो वो कौन सी थी, वो 16th नंबर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल प्रिंसिपल्स जो होते हैं रिपोर्टिंग के वो क्या होते हैं, तो जनरल प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो रिपोर्टिंग के, वो कंपैरिजन भी होना चाहिए, मतलब आप कंपेयर कर पाओ चीज़ों को, वो भी होना चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि एक फिक्स पैटर्न फॉलो करना चाहिए, ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी सब चीज़ क्या कर रहे हो आप, प्रिंसिपल्स को चेंज करते जा रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए, करेक्टनेस भी होनी चाहिए रिपोर्ट में। तो ये क्या है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए एक परफेक्ट रिपोर्ट में, एक अच्छी रिपोर्ट में, या फिर एक जनरल प्रिंसिपल्स जो हैं, रिपोर्ट जो होनी चाहिए वो सिंपल भी होनी चाहिए, ब्रेविटी भी होनी चाहिए। ब्रेविटी का मतलब होता है कि कंसाइज होनी चाहिए, ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, कंपैरेबिलिटी भी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए, और कंट्रोलेबिलिटी पे भी फोकस होना चाहिए। रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए कि वो कंट्रोलेबल भी हो, और पीरियोडिसिटी भी होनी चाहिए,
और अच्छे फॉर्म और कंटेंट में होने चाहिए। तो ये भी कुछ मेन चीज़ें थी जो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वो ड्यूटी जो इम्पोज की जाती है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने पर गुड्स की, तो उसे बोला जाता है कस्टम ड्यूटी। बहुत बार ये आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बुक में भी और बहुत बार दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि वो ड्यूटी जो लगाई जाती है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, उसे कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। मोस्ट प्रिसाइज टेस्ट कौन सा है लिक्विडिटी का? तो मोस्ट प्रिसाइज टेस्ट जो है, जो सबसे सटीक परीक्षण है, वो है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। एक होता है क्विक रेशियो, करंट रेशियो और एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। इसमें जो होता है वो सबसे ज़्यादा लिक्विड रेशियो जो होता है वो होता है सी वाला, फिर इसके बाद होता है क्विक रेशियो, फिर इसके बाद होता है करंट रेशियो। अगर हम बात करते हैं करंट रेशियो के बारे में, तो करंट रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़, और इसका आइडियल जो होता है वो क्या होता है 2:1 होता है, आइडियल रेशियो होता है। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़, करंट रेशियो को वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्विक रेशियो की। क्विक रेशियो को लिक्विड रेशियो भी बोला जाता है, एसिड टेस्ट रेशियो भी बोला जाता है। और लिक्विड रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। लिक्विड एसेट्स क्या होती हैं? लिक्विड एसेट्स मतलब करंट एसेट्स में से प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दो, तो आपकी क्या निकल आएंगी? लिक्विड एसेट्स निकल आएंगी। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो की। तो एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो का जो फॉर्मूला होता है उसे मैं थोड़ा सा लिख के बता देती हूँ। तो एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, तो एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़, ये फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो का। एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स क्या होती हैं? एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स में आती हैं आपकी कैश इन हैंड, ठीक है, कैश इन हैंड, इसे मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ कैश इन हैंड, प्लस कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जो शॉर्ट टर्म की होती हैं वो होती हैं एब्सोल्यूट। इन तीनों को जब आप जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट मिलेंगी, सिक्योरिटीज़। तो इसका जो आइडियल अगर पूछा जाए तो वो क्या होता है 0.5 तक, ठीक है, 0.5 तक होना चाहिए। और क्विक रेशियो का होता है 1:1, 1:1, और करंट रेशियो का 2:1, और इसका होता है 0.5:1। प्रोसेस का एलिमेंट नहीं है, जो स्टाफिंग प्रोसेस का एलिमेंट नहीं है वो है पे रोल मैनेजमेंट। क्योंकि स्टाफिंग में क्या क्या आता है? ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करना कि आपको कितना ह्यूमन रिसोर्स की नीड है, रिक्रूटमेंट करना और सिलेक्शन करना भी आता है। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि आप लोगों को इनवाइट कर रहे हो कि आओ अप्लाई करो, वैकेंसी है। और सिलेक्शन का मतलब होता है राइट पर्सन को सिलेक्ट करना राइट जॉब के लिए। जॉब इवैल्यूएशन का मतलब कि जॉब को इवैल्यूएट करना, उसकी वर्थ को कैलकुलेट करना, वो होता है जॉब इवैल्यूएशन में। तो ट्रेनिंग वगैरह भी आता है, प्रमोशन, ये सब भी क्या है आपका स्टाफिंग प्रोसेस में ही आता है, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ये सब। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा इंडेक्स जो है वो सेटिस्फाई करता है टाइम रिवर्सल को भी और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी? तो वो है फिशर इंडेक्स नंबर। फिशर इंडेक्स नंबर आइडियल जो है इंडेक्स नंबर वो इसीलिए है क्योंकि ये टाइम फैक्टर को भी और टाइम रिवर्सल को भी और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों को ही क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। इस वजह से फिशर इंडेक्स नंबर सबसे आइडियल है। फिशर इंडेक्स नंबर का एक जो आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है वो ज्योमेट्रिक मीन होता है लस्पीरे और पास्चे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर गोल्स जो होते हैं मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अधिकांश संगठनों के लिए, तो वो क्या होते हैं? सोसाइटल, सामाजिक, उत्पादन और सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर डिस्टिंक्शन बिटवीन लाइन और स्टाफ यूनिट के बीच का जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो क्या है?
तो अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज each is allowed to utilize, linkage of their jobs to the goals of the firm, their linkage to the outside world, या none of these। लाइन और स्टाफ इकाइयों के बीच प्रमुख भेद जो है वो किससे संबंधित होता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए लिंकेज ऑफ देयर जॉब्स टू द गोल्स ऑफ द फर्म, या फिर ए वाला ऑप्शन द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज ईच अलाउड टू यूटिलाइज। लाइन में क्या होता है, लाइन तो सबसे सिंपल होता है फॉर्म, और लाइन और स्टाफ में क्या होता है, लाइन और स्टाफ थोड़ा एक्सटेंशन है लाइन ऑर्गेनाइजेशन का भी। तो लाइन और स्टाफ में एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो लाइन एग्जीक्यूटिव्स या लाइन मैनेजर्स की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो स्टाफ्स को अपॉइंट किया जाता है ताकि वो क्या करें, एडवाइस करें। सिर्फ वो एडवाइस ही करते हैं, मतलब उनकी जो एडवाइस है वो लाइन मैनेजर्स मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, वो उन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल इन्वॉल्व्स ऑल। कंट्रोल में सब कुछ आता है बट क्या नहीं आता है? तो कंट्रोल जो है वो एक फंक्शन है मैनेजमेंट का, और ये किस पे बेस्ड होता है, प्लानिंग पे बेस्ड होता है। कंट्रोल में ये चेक किया जाता है कि सब कुछ स्टैंडर्ड के हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा है। देखिए एक चीज़ होती है स्टैंडर्ड फिक्स करना। सपोज़ आपने एक स्टैंडर्ड सेट करा अपने लिए कि मुझे इतना स्कोर तो लाना ही लाना है, फिर आपने उस पर वर्क किया, और जब आपका मतलब आपने देखा कि आपका जो रिज़ल्ट है वो स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं आया है, तो अब आप क्या करोगे, उसे ऑब्ज़र्व करोगे कि मेरा रिज़ल्ट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्यों नहीं आया है, उस डेविएशन को चेक करोगे और फिर उसे ठीक करोगे। तो यही काम कंट्रोलिंग का भी होता है। कंट्रोलिंग क्या करता है, जो एक्चुअल प्लान्स, जो एक्चुअल रिज़ल्ट्स हैं उन्हें कंपेयर करता है स्टैंडर्ड से, फिर ये चेक करता है कि आखिर डेविएशन क्या आए हैं, उस डेविएशन को ठीक भी कौन करता है, कंट्रोलिंग ही करता है। तो इसका मेन काम क्या है, रिज़ल्ट्स को मेजर करना, बिल्कुल गोल्स को इस्टेब्लिश करना और करेक्टिव एक्शन भी लेना। ये नहीं है कि सिर्फ आपको डेविएशन बताया कि हाँ आपने ये गलती करी, आप इतना अलग जा रहे थे, बल्कि ये करेक्ट एक्शन भी प्रोवाइड कराता है। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स को सिलेक्ट करना इसका काम नहीं है। ये तो किसका काम है, ये तो प्लानिंग का काम है, सॉरी स्टाफिंग का काम है, सिलेक्ट करना ह्यूमन रिसोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आपने गुड्स परचेज करे हैं क्रेडिट में, तब आप किसे डेबिट करोगे? जब आप गुड्स क्रेडिट में परचेज कर रहे हो, उधार खरीद रहे हो, तब आप क्या करोगे, परचेज अकाउंट को डेबिट करोगे। तो राइट ऑप्शन क्या है, डी वाला। नेक्स्ट है रिटन एग्रीमेंट जो होता है पार्टनर्स के बीच में, उसे क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रिटन ही होना चाहिए। तो रिटन और ओरल दोनों हो सकता है, लेकिन जब ये एग्रीमेंट रिटन बन जाता है तो हम इसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। रिटन होने का फ़ायदा ये है कि कल को कोई भी अगर मान लीजिए कि डाउट वाली सिचुएशन आ जाती है या कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है, तो वो जल्दी से जल्दी क्या कर सकते हैं, क्लियर किया जा सकता है रिटन एग्रीमेंट की वजह से। तो आज हम 93 क्वेश्चंस तक रखते हैं, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।